नमस्कार, चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न नहीं हुआ है। वहां 8 चरणों में मतदान है, आपको पता ही है, और उसमें से 4 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। 4 चरणों के मतदान में से 3 चरण के जो मतदान हुए थे, 3 फेजेस के मतदान शांतिपूर्ण लगभग संपन्न हुए थे। थोड़ी बहुत झड़प की खबरें आई थी, लेकिन हिंसा की खबर, खूनी खेल की खबर नहीं आई थी। 10 अप्रैल को जो चौथे चरण का मतदान हुआ, उसके बाद से पश्चिम बंगाल के चुनाव पर एक खून का धब्बा जो कह सकते हैं वो लग चुका है, यानी वहां खूनी खेल चालू हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शीतलकुची की। शीतलकुची ये वही जगह है दोस्तों जहां अभी 4 लोगों की मौत सीआईएसएफ के जवानों की गोली लगने से हुई थी, और उसमें से आपको पता है कि ये पूरी की पूरी झड़प कैसे हुई, क्या हुई, ये सब कुछ बताने की उतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे उस पर ज़रूर, क्योंकि कूच बिहार का जो एरिया है उस एरिया में मतदान संपन्न करवाया जा रहा था 10 तारीख को, 10 अप्रैल को। और कूच बिहार के इसी शीतलकुची एरिया में बूथ नंबर 186 पर कुछ झड़प की खबरें आई और कहा गया कि भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच झड़प की खबर आ रही है। सीआईएसएफ के जवान थे, केंद्रीय बल वहां थे मौजूद, उन लोगों ने रोकने की कोशिश की और 2 हवाई फायर की गई। हवाई फायर के बाद भी उसके बाद अचानक खबर आई कि 7 गोलियां चलाई गई हैं। उसके बाद 7 गोलियां और उसमें से 4 लोगों की मौत। और उसके बाद से इस पे वार पलटवार, दोनों तरफ से राजनीति सब कुछ वहां शुरू हो गई। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिलीप घोष। आपको पता ही है कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के। और दिलीप घोष ने बड़े चौंकाने वाले और बहुत ही भद्दा मजाक कह सकते हैं, या कहें तो ये टिप्पणी बहुत भद्दी टिप्पणी कही जा सकती है जो उन्होंने कही है, की है। उन्होंने कहा है कि, और जिसकी मतलब पहले बता दूं कि उनके दिलीप घोष के बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसे शरारती लड़के जो समझते थे कि केंद्रीय बलों की राइफल चुनावी ड्यूटी के दौरान सिर्फ दिखाने के लिए हैं, वे शीतलकुची की तरह की गलती न करें, उसे नहीं दोहराएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। ये दिलीप घोष साहब कह रहे हैं, जो उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार आ रही, यानी कि भाजपा की सरकार आ रही है। ऐसा पूरे बंगाल में होगा, उनका कहना है कि जो ये गलती कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो शरारती तत्व है, लड़के हैं, कि केंद्रीय बलों के राइफल सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं चुनावी ड्यूटी में, वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये शीतलकुची यानी कूच बिहार का जो एरिया है जहां पे उनकी गोली से 4 लोगों की मौत हुई, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। ऐसा पूरे बंगाल में हो सकता है, और अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो ये उसके साथ भी होगा। क्या कहेंगे आप? ये अपने आप में एक धमकाने वाला अंदाज है, और इस अंदाज में बीजेपी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि जिनके हवाले भाजपा ने अपनी पार्टी को पश्चिम बंगाल में कर रखा है, दिलीप घोष, उनका कहना है कि शरारती तत्व आप लोग और जो युवा हैं, आप सतर्क हो जाइए। यहाँ के केंद्रीय बलों के राइफल जो हैं हमारे पास, वो दिखाने के लिए नहीं है। तो इस पे वार पलटवार, उसके अलावा राजनीति और क्या खूनी धब्बे जो हम बता रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, आखिर हिंसा की जरूरत क्यों है, और क्या राइफल चला करके, गोलियां दाग करके ही आप लोगों को शांत करा सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। इस पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा इस कोरोना काल में चुनाव का किस ढंग से मजाक बनाया जा रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे, और कैसे लोगों के जीवन के साथ खेला जा रहा है इसी चुनाव काल में और कोरोना काल में, ये दोनों देखेंगे। आखिर कोरोना का काल और चुनाव काल, ये दोनों काल यानी दोनों समय मिलकर के काल कैसे बन गया है, इस पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए 2 हमारे खास साथी मौजूद हैं इस वक्त। भारत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय। आप दोनों से परिचित हैं आप दोस्तों। अमलेंदु उपाध्याय हमारे ऑनलाइन एडिटर और भारत शर्मा रोविंग एडिटर। आप दोनों का स्वागत करता हूं, भारत जी आपका भी, अमलेंदु जी आपका भी, और स्वागत करता हूं तमाम अपने साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
हैं, जो जोड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। पूरे 1 घंटे के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहिए, अपने कमेंट्स लिखिए, अपने विचार लिखिए। आपके विचारों को, आपके कमेंट्स को भी हम देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उस पर भी अपनी राय रखेंगे, बातें करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो भारत जी, शीतल कुची अब एक नाम ऐसा हो गया है जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहर उठता है इंसान, क्योंकि वहां कुछ लोग जाते हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, लेकिन वहां से लौट करके घर नहीं आ पाते हैं। सीने में गोलियां लगी हैं और कहा जा रहा है कि झड़प के बाद, और वहां पहले 2 गोलियां चलाई गई CISF की तरफ से, लेकिन जैसा मैं अभी बता रहा था कि वो हवाई फायरिंग, उसके बाद 7 फायरिंग ऐसी जिसमें से 4 की जान चली गई। क्या कहेंगे ओवरऑल इस घटना पे? ये हालांकि 2 दिन पुरानी घटना है, इस पे हम लोग पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा किए हैं, लेकिन चूंकि बयानबाजियां इतनी चल रही हैं भारत जी कि इस पे चर्चा करना लाजमी है, और लाजमी इसलिए भी है कि आखिर चुनाव के लिए क्या कुछ करेंगे। और बेशर्मी इतनी कि इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पे और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, दोनों एक दूसरे पे वार पलटवार कर रहे हैं। किसी को यह फुर्सत नहीं है कि आखिर ये जान न जाए आगे आने वाले समय में किसी की ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न न हो, ऐसा भड़काऊ बयान न दिया जाए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और बीच में चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ है। देखिए, इसमें अलग अलग चीजें हैं, इसके अलग अलग जो खबरें जो निकल के आ रही हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले तो यही खबर निकल के आ रही है कि जो ये बताया जा रहा है कि कार पर हमला किया गया, असल में वो नहीं है। कुछ ऐसे वीडियोस बाद में आए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि कार पर अंदर से उसको कांच को तोड़ा गया है ना। भीड़ को तो जो CISF के जवान है उन्होंने उस कार से दूर ही रोक दिया था, तो ये गोली उसके बाद चलाई गई। फिर ये भी एक सवाल उठ रहा है कि जो प्रोटोकॉल है, पुलिस प्रोटोकॉल है, जिसमें पहले लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोले या वाटर कैनन, ये सब जो है, और फिर रबर की गोलियां, यहाँ तक पूरा वो चलाया जाता है और आखिर में गोलियां चलाई जाती हैं। ये भी एक सवाल इसमें खड़ा हो रहा है। तीसरा एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो मृतक हैं वो चारों एक खास कम्युनिटी के हैं, लड़के, है ना। ये भी एक बड़ा सवाल वहां हो रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके की पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं इस इलेक्शन में, और मुझे लगता है कि इनको अभी तक उसमें ज्यादा सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही। निचले स्तर पर जरूर थोड़ा सा पोलराइजेशन हो गया है, लेकिन क्योंकि बंगाल में जो उस पूरी कम्युनिटी को एक पढ़ा लिखा तबका और जो जिसको हम बौद्धिक तबका कहते हैं, वो चूंकि लीड करता है, तो वहां तक आप ले जाकर और आप वो नहीं कर पाए हैं, डिवीजन आप नहीं कर पाए हैं। तो वो भी एक कारण, ऐसा जो खबरें जो है वो ये है कि जानबूझकर इन अल्पसंख्यक लड़कों के ऊपर गोली चलाई गई है। तीसरी चीज ये है कि इनको, जिनको ये उपद्रवी और TMC का बता रहे हैं, उनको लेकर भी 2 खबरें उठ रही हैं। बीजेपी की तरफ से ये आ रहा है कि वो TMC के कार्यकर्ता थे, लेकिन एक दूसरी खबर ये भी है कि वो तो प्रवासी मजदूर थे जो वोट डालने के लिए आए थे, और वो चारों केरल से आए हुए थे, है ना। तो ये भी उसमें एक खबर है। तो कुल मिला के बहुत सारी अलग अलग उसमें इसमें खबरें आ रही हैं। अब असल में मामला क्या है, जो सच है वो क्या है, ये तो किसी जांच के बाद ही मालूम पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई जांच निष्पक्ष हो पाएगी। अगर ममता बनर्जी की बात करेंगे तो वो अपने तरफ से उसके तर्क देगी, और अगर बीजेपी की तरफ से बात करेंगे, केंद्र सरकार की तरफ से, तो वो अपनी तरफ से तर्क देगी, जो अभी इस इलेक्शन के अंदर देख रहे हैं। आप मौतों पर जिस तरीके की सियासत होती है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि जो मारे गए वो निर्दोष लड़के हैं। अगर वो प्रवासी मजदूर है तो वो निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं थी। तो उन निर्दोषों के ऊपर कोई, मतलब ये अपनी जो संवेदनाएं हैं उसको व्यक्त करने के बजाय अगर आप उस पर राजनीति कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर ये बात कहें कि ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषणों की वजह से ये गोलीबारी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये अब, और ये मैं ये सोचता हूं कि इस पर अब ये टिप्पणी करना है कि प्रधानमंत्री लेवल, मतलब ये टिप्पणियां बेमानी हो गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम सारी जगह कि किसी उस पद की कोई जो उस पद की गरिमा है उसका किसी भी स्तर पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इसलिए अब ये बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि इस पूरी गोलीबारी के बाद, और मुझे लगता है एक और मैसेज
बीजेपी ने खासकर ये देने की कोशिश की है, क्योंकि बंगाल में ये बात उठती है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, वो चाहे पहले लेफ्ट रही हो या टीएमसी रही हो, ये लोगों को वोट डालने से रोकते हैं हिंसा के माध्यम से। तो ये हो सकता है उन्होंने ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की हो कि आप इस तरीके की हिंसा करने की मत करिए, वरना हम आपको, और जो आज कम से कम इन घोष साहब का जो बयान है वो भी ये कह रहा है कि आप आगे मत करिएगा, वरना आपको इसी तरीके से गोली मारा जाएगा, है ना। तो ये जो है, ये एक तरीके की जो हम ये कह सकते हैं कि ओछी राजनीति है, जो नहीं होना चाहिए था चुनाव में इस तरीके की, क्योंकि अभी तक के आप देख रहे हैं पूरे के पूरे फेज है उसमें कोई ऐसी हिंसा नहीं आई, लेकिन अचानक एक छोटी सी घटना, अगर गाड़ी पर हमले की भी बात करें तो हमला दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों पर हो रहा है। अगर बीजेपी के नेताओं पर हो रहा है तो टीएमसी के नेताओं पर भी हो रहा है, दोनों तरफ से गाड़ियां टूट रही है। तो इस छोटी सी घटना के लिए 4 लोगों को गोली मार दिया जाना, और वो भी सीधे आप सीने में गोलियां मार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है, ये राजनीति जो है बीजेपी की, वो काफी मतलब उसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन एक और चीज है इसमें, जो खबरें ये भी आ रही हैं कि इसका काफी रिएक्शन नीचे हुआ है बंगाल के लोगों के अंदर, क्योंकि बंगाल में इस तरीके से चुनाव के बूथ पर कभी गोलीबारी नहीं हुई। वो ठीक है, पार्टियों के बीच में आपस में या कार्यकर्ताओं में आपस में जो हिंसा होती थी बंगाल में चुनाव के समय या चुनाव के बाद, वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा गोलीबारी चुनाव के समय ये नहीं हुई है। तो बंगाल में वैसे भी गोलीबारियां कम ही होती हैं, इस तरीके से शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कम गोलीबारियां होती हैं। तो कई सारी बातें होती हैं, लेकिन अमलेंदु जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये निश्चित तौर पे जो दिलीप घोष का बयान है वो इस आरोप को सत्य साबित कर देता है एक तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सीआरपीएफ के दम पे जो है चुनाव जीतना चाहती है कुल मिलाकर के। मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप आगे मतलब करेंगे तो हम जो है बूथ इसी तरीके से कब्जा करते रहेंगे, हम सीआरपीएफ से गोली चलवाएंगे। मतलब साफ साफ जो है दिलीप घोष का बयान जो है ये आभास दे रहा है कि उन्होंने चैलेंज दे दिया है कि हम सीआरपीएफ के जरिए ही अब जो है चुनाव जीतेंगे कुल मिलाकर के। और ये चीज़ जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कि आप केंद्रीय बलों का इस तरीके से इस्तेमाल करके आप जनमत का अपहरण करें। मतलब ये तो जो है डेमोक्रेसी में पुलिस प्रशासन के दम पे जो है आप डेमोक्रेसी को अपहरण करना चाहते हैं। कुल मिला के स्थिति तो यही है। और जो घटना जिस तरीके से हुई है और जिस तरीके से उस पर सब राजनीति की जा रही है, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी रणनीति है, इस तरीके से लाशों के ऊपर राजनीति करना। ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी राजनीति करते हैं, ये इसी तरीके से करते हैं। मतलब कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ ये गए हो वहाँ जाके उन्होंने राजनीतिक हिंसा ना की हो और हिंसा के सहारे अपने पैर फंसाने की कोशिश ना की कुल मिला करके। और ये आरोप जो लग रहे हैं कि ये बाहर से गुंडे लेके जा रहे हैं, ये किसी हाल में आरोप गलत साबित नहीं हो रहा। मतलब ये इस तरीके की हरकतें जो हैं और इस तरीके के भाजपा के नेताओं के बयान जो है ये साबित कर रहे हैं कि वास्तव में बाहर से क्या गुंडे ले जाए जा रहे हैं कुल मिला करके। भारत जी ने जैसा कहा कि मतलब कि आप जो है जरा सी बात पे जो है सीधे सीधे गोली चलाएंगे और सीने पे गोली चलाएंगे, तो ये क्या है। मतलब हम तो अब इस नतीजे में पहुंचे हैं कि जो लोग खुश हो रहे थे अब तक कि साहब सीआरपीएफ जो है वो कश्मीर में जो है गोलियां चला रही है, अब ये लगता है कि ये मुसीबत जो है आपके सीने पे भी आ चुकी है सबके। अब आपको जो खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि वो सीआरपीएफ जो है सिर्फ कश्मीर में गोली चला सकती है, बंगाल में भी चला सकती है, कल को यूपी में भी चला सकती है। मतलब जो जिन्न जो बाहर निकला है बोतल से, ये जिन्न जो है आसानी से वापस अंदर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जितनी भी राजनीति है वो यही देखने की है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जहां भी बढ़ी है वो राजनीति में इस तरीके से आगे बढ़ी है कुल मिला करके। ये अच्छी चीजें नहीं है कुल मिला करके। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता उसकी सरकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी सरकार बने या ना बने, मगर देश की जनता जो है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन जनता ये रहेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस ओछी राजनीति पर जो मुझे लगता है कि लगाम लगाना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरीके की राजनीति जो है वो ना की जाए। और देश का जनमत जो है आखिरी फैसला उसी का है और जनमत का अपहरण किसी भी तरीके से ना किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप जनमत जो आपके खिलाफ है, आपके पक्ष में भी हो सकता है जनमत, ऐसा नहीं कि आपके पक्ष में नहीं हो सकता। जनता है ये किसी के भी पक्ष में हो सकती है, किसी के भी विरोध में हो सकती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जनमत का अपहरण करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल जो है वो आपके ऊपर उठेंगे और ये सवाल उठना लाजमी भी है तरीके से। जी, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम चिश्ती जुड़ गए हैं हमारे साथ, हसमुद्दीन सलमान है, मोहम्मद अब्बास, दीपिका सेठी, महावीर जहांगीर, सीवीएस कुमार, सिराज अंसारी, गुल हसन। असलम चिश्ती लिख रहे हैं आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी।
एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन हमारे साथ हैं, प्रभजोत सिंह हैं, फिर कृष्णकांत कनौजिया हमारे साथ जुड़ गए, इमरान खान जुड़ गए हैं, फिर राजू अंसारी, फिर राहुल गांधी जिंदाबाद से सऊदी अरबिया से हैं, समीम अंसारी हमारे साथ में, जब्बार एसके रहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, सत्य प्रकाश यादव बने हुए हैं हमारे साथ में, फिर शेख सफ़ीउल हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद नाहिद इलेक्शन कमीशन, मोहम्मद नाहिद लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है इसीलिए गोलीबाजी होती है चुनाव में, वरना किसी का क्या मजाल कि किसी के साथ हाथापाई कर ले। इरफान खान कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता राजनेता जानते हैं कि कोई भी कुछ कर ले पर सरकार तो हमारी ही बनेगी, क्योंकि उसके पास डमरू और दवा दोनों पास में है, जैसे चुनाव आयोग या अन्य दवा जैसे ईवीएम इत्यादि। बद्री विशाल जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं ये जुमलेबाज साहब देश की जनता को कहीं का नहीं छोड़ेगी, कहाँ से इसको हमने पीएम बना दिया। मौलाना जुनेद हैं जो कहते हैं कि हमने भारत में सिर्फ सवाल ही सवाल है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। असलम चिश्ती भी हमारे साथ, तौफीक रजा हैं, एसके सईद गनी हैं, उसके बाद तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप लोग जुड़े रहिए, अपने कमेंट लिखिए, आप लोगों के विचार। जहीर खान भी हमारे साथ में हैं, पीएस सिंह हमारे साथ, सुमन पांडे गुड इवनिंग सर फ्रॉम नेपाल, सुमन पांडे कह रहे गुड इवनिंग। श्याम सुंदर गर्ग भी आरएसएस चुप क्यों है लिख रहे हैं। असलम अंसारी टीएमसी 220 प्लस लिख रहे हैं। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर चर्चा, क्योंकि 10 तारीख को जो चौथे फेज का मतदान हुआ, इसके बाद मतलब पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि वहां शांतिपूर्ण ये दलील दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि वहां शांतिपूर्ण मतदान हमें करवाना है, इसके लिए कई फेजेस में मतदान करवाने की जरूरत है। और क्या शांतिपूर्ण मतदान वहां संपन्न हो पाएगा, एक बड़ा सवाल चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था, और अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। अगर देखें तो 3 चरणों के मतदान के बाद चौथे चरण के मतदान में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा को अगर किनारे कर दें तो अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण था। लेकिन क्या कारण है कि चौथे चरण के मतदान में आखिर गोलीबारी, और वो भी गोलीबारी किसकी तरफ से, केंद्रीय बल की तरफ से, और उसमें 4 लोगों की बिल्कुल ऐसे लोगों की हत्या हो जाती है, ऐसे लोगों की मौत हो जाती है जो कहा जाए तो इस चीज के लिए मतलब ये नहीं होना चाहिए था किसी के लिए भी। जो क्या ये तो किसी के लिए भी संभव अच्छी बात नहीं है। आप जाते हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए और वहां से अगर घर लौट के ना आ पाए तो ये क्या कहेंगे इसे। लेकिन इसके बाद वार पलटवार, और खासकर गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके जो बयान आए हैं, ये सब सुनकर के ऐसा लगता है कि सारी चीजें संवेदनाओं से परे हैं, यानी संवेदनाएं यहां नहीं है। अगर संवेदना है तो आप राजनीति थोड़ी देर के लिए और इन बातों से आप दूर रहिए, राजनीति में मत लाइए इन बातों को, और अगर किसी की गलती है तो उसे मानिए, उसे स्वीकार कीजिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चुनाव आयोग इस वक्त क्या कर रहा है। चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग अगर शांतिपूर्ण मतदान नहीं करवा सकता है तो 8 फेजेज में मतदान करवाने का क्या औचित्य है। भारत जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि 8 चरणों में से मतलब आधा चुनाव अभी मात्र संपन्न हुआ है। आधे चुनाव में 5 लोगों की जान जा चुकी है, 4 तो ऐसे, उसके अलावा एक और 5 लोगों की जान तो चौथे फेज के मतदान में, और चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हथकंडे अपना रहे हैं। आज भी भाषण में उन्होंने SC ST और मतुआ समाज को सीधा मतलब उनको साधने की कोशिश की, उनसे वोट मांगने की कोशिश की। चलिए, आप रिझाने के लिए कुछ भी करते हैं, अलग चीज है, लेकिन इतनी संवेदना तो रखिए कि कम से कम ऐसी घटना हो तो आप संवेदना व्यक्त कीजिए, न कि वार पलटवार में उलझ कर रह जाइए और जनता को मूर्ख समझिए। क्या कहेंगे ओवरऑल अगले 4 चरणों के मतदान को लेकर के जो भी होना है आगे, भारत जी? देखिए, ये चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसने जैसे आज ममता बनर्जी को वहां जाने से रोक दिया है ना, वो लगातार ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर रहा है। बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं वो नोटिस ममता बनर्जी को जारी हो रहा है।
आज ममता बनर्जी को ये अपील भी करनी पड़ी कि चुनाव आयोग से आखिर आप एक तरफा काम मत करिए, है ना, आप दोनों तरफ देखिए। तो इसलिए ये कहना कि चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है। चुनाव आयोग काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री ऑफिस से जो निर्देश मिल रहे हैं वो काम वो कर रहा है ना। तो और कुल मिला के बात यह है, जो आप आगे के चरण की बात कर रहे हैं, देखिए अब जो इलेक्शन होने वाला है वो जो नॉर्थ जो हिस्सा है बंगाल का, उधर शिफ्ट हो रहा है। और ये नॉर्थ हिस्सा जो है ये वो हिस्सा है जहां बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस काफी ठीक रही थी। दूसरी चीज ये है कि ये पूरा जो नॉर्थ बंगाल का जो हिस्सा है ये कांग्रेस के डोमिनेशन वाला, इसमें कई जिले हैं जो कांग्रेस के डोमिनेशन वाले हैं। पिछली बार कांग्रेस यहाँ से 40 सीटें जीती हुई थी। तो यहाँ जो आपको जो फाइट दिखाई देगी वो कांग्रेस और बीजेपी और टीएमसी तीनों के बीच में दिखाई देगी। तो इसलिए ये जो पूरा, और यहाँ पर कुछ हिस्सों में मुसलमान वोटर भी हैं। अब चूंकि मैं इसलिए ये मुसलमान वोटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि बंगाल के इलेक्शन में 2016 तक ये सब बातें नहीं होती थी। अचानक 2019 और जो ये 2021 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें ये बात होने लगी है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करके हम दलितों की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम एम फैक्टर क्या करेगा, जबकि एम फैक्टर जैसा कोई चीज बंगाल के अंदर नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता। वो हिंदुओं को भी पर्याप्त वोट दिया करते थे और जो वोटों का जो पूरा जो ट्रेंड था वो मुद्दों के आधार पर था, वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं था। और दूसरी एक और चीज है कि बीजेपी जिस तरीके का ये इलेक्शन करवा रही है या जो कर रही है, देखिए आने वाले समय में जो है इसमें जो समाज के अंदर एक विभाजन होने वाला है। ये जैसे इन्होंने हिंदी भाषी जो वोटर हैं उनको ये श्रेष्ठता का भाव उनके अंदर पैदा कर रहे हैं कि वो लोग डोमिनेशन वाले लोग हैं। तो उससे हो ये रहा है कि अभी तक जैसा हम मुंबई में देखते थे कि हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषियों के बीच में जो झगड़े थे वो बंगाल में नहीं दिखाई देते थे। लेकिन बीजेपी जिस तरीके की राजनीति अभी कर रही है, तो इस बात की संभावना पूरी है कि आने वाले समय में वह बंगाली और गैर बंगाली के बीच में झगड़े शुरू हो जाए। इसी तरीके से आप जैसे आज इन्होंने पूरा गोरखा, आज अमित शाह ने एनआरसी की बात की, या गोरखा को उन्होंने गोरखा और बीजेपी का गठबंधन भगवान का गठबंधन बताया। अब वो कहां से भगवान ने उनको किया अलाउ, ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन कुल मिला के चूंकि गोरखा का जो पूरा जो है वो मूवमेंट जो है वो अलग गोरखा स्टेट की मांग करते हैं। हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर में भी इन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गठबंधन किया बीजेपी ने जो अलगाव की बात करते थे। त्रिपुरा के अंदर भी उन्होंने उन्हीं के साथ करके सरकार बनाई, और अब ये जो अलग गोरखा लैंड की बात करते हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी की। तो ये जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका आने वाला जो समय है उसमें आपको बीजेपी के अंदर सामाजिक बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे जो अभी तक नहीं थे। कम से कम ममता के रहते भी नहीं थे। वो चुनावी हिंसा एक बात थी, लेकिन जिस तरीके के अब जो डिवीजन ये बीजेपी करने की कोशिश कर रही है उसके असर आपको इस राजनीति में लंबे समय तक दिखाई देने वाले हैं। अब एक अलग दिशा में बात कर रहे हैं भारत जी, और बहुत ही सही दिशा है, अलग है लेकिन सही है, उस पर चर्चा वाजिब है, लाजिमी है। इसलिए क्योंकि अगर एम फैक्टर की बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम फैक्टर की बात, लेकिन मुसलमान ये देखकर वोट नहीं करते थे कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ये इस पार्टी का है उस पार्टी का है, मुद्दों को देख करके अभी तक पश्चिम बंगाल में वोटिंग होती थी अमलेंदु जी। लेकिन अब जो स्थिति है वो बिल्कुल दूसरी हो गई है। एक अलग पश्चिम बंगाल का निर्माण किया जा रहा है राजनीतिक ढंग से, और उसमें पिछले 2 साल से 2019 के चुनाव से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी, और अभी क्या बीजेपी इस निर्माण में नवनिर्माण जो कहें पश्चिम बंगाल का, और वो नवनिर्माण इस सेंस में कि पश्चिम बंगाल को भी अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक में बांट दिया जाए, और इसमें क्या बीजेपी सफल हो गई है, ये एक बड़ा सवाल है। अभी क्या लगता है अमलेंदु जी आपको कि बीजेपी ने 2019 के रिजल्ट को अगर देखें, यानी 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उस रिजल्ट को देखें, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को भी अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक में बांट दिया है? क्या कहेंगे आप?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बांट पाई हो या ना बांट पाई हो, वो अलग अलग की चीज है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके से बांट पाई है इस आधार पे, लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया है बांटने का। और ये उनकी कला है कि वो जहां जाते हैं वहां बांटने का ही काम करते हैं। मतलब अंग्रेजों के एक तरीके से कहा जाए वो सच्चे वारिस हैं बिल्कुल, कि वो बांटो और राज करो की नीति पर ही चला करते हैं। और जिस तरीके से सारे जहाँ जिस जिस राज्य में भी जाते हैं वहाँ लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, बांटते भी हैं। तो ये उनका अपना एक तरीका है और उसमें वो मजबूती के साथ कायम रहते हैं। तो अब बंगाल को कितना बांट पाए हैं ये तो 2 मई को मालूम पड़ेगा। और ये भी देखने वाली चीज होगी कि मतलब कितने सफल हो पाते हैं इस बांटने के मामले में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके से मतलब कामयाब हो पाए हैं बंगाल में बांटने में। हालांकि थोड़े हिस्से पर उन्होंने प्रभाव डाला है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, इससे कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि एक थोड़े से हिस्से में उन्होंने अपना प्रभाव जो है कुल मिलाकर के बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रभाव उनका नहीं बढ़ाया बंगाल में, बढ़ा है। लेकिन 2019 के मुकाबले 2021 जो है वो काफी अलग है मुझे लगता है। 2019 में जो चीजें थी वो 2021 में नहीं है, 2020 बीच में निकल चुका है। और इस बीच जो है वो हुगली नदी है उसमें पानी बहुत ज्यादा बह चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल जो है वो सेहतमंद में मिलने वाला नहीं है कुल मिलाकर के। और अगर सेहतमंद में मिल रहा होता, इतनी अच्छी लड़ाई हो रही होती, इतने अच्छे उनके जीतने के चांसेस होते, तो ये प्रशांत किशोर के जरिए चेक लीक करवाना, सीआरपीएफ से गोली चलवाना, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कुल मिलाकर के जो मतलब देखिए भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जो रणनीति दिखाई दे रही है वो सब किस पे डिपेंड कर रही है। मतलब आप जो इस पर निर्भर है कि प्रशांत किशोर कुछ बोल लेगा तो आप जीत जाएंगे, मतलब प्रशांत किशोर ने मान लिया कि आप जीत रहे हैं तो आप जीत रहे हैं, इसी पर निर्भर है सब मिला करके। मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है ये बता रही है प्रशांत किशोर ने मान लिया है कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है और उनका बहुत प्रभाव हो गया इसलिए हम जीत रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के पास क्या है सबको जिताने का, सबको हराने का कुल मिलाकर के, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया एक तो कुल मिलाकर के। तो इसलिए जो मुझे नहीं लगता है कि वो किस तरीके से बांट पाए हैं। और अगर इस तरीके से तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं लगता है अमलेंदु उपाध्याय जी। लेकिन भारत जी आपके पास आना चाहूंगा, इन्हीं मतलब कई सारे सवाल हैं और कई पेचीदगियां भी हैं, लेकिन संवेदनाएं भी यहाँ व्यक्त करने की। अमलेंदु जी आ गए हैं। अमलेंदु जी अगर आवाज आ रही हो, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन और खासकर 7 बजे के समय रोज देखता हूं कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ तो चेक करवाना पड़ेगा अमलेंदु जी की आखिर क्या चक्कर है कि आपके ऊपर ये या कोई साजिश चल रही है कि आप बहुत ज्यादा अगेंस्ट बोल रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भारत जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल कई हैं, कई सवालों के साथ में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के दोस्तों, और कई सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने विचार लिख रहे हैं। घनश्याम लिम्बाड़िया जी लिख रहे हैं, अमलेंदु जी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब संघी आदमी काला अंग्रेजों के साथ थे और आज हमें देशभक्ति का पाठ सिखा रहे हैं। इसके शहीद भी हमारे साथ बने हुए हैं जो लिख रहे हैं बंगाल में बीजेपी 3rd नंबर की पार्टी। प्रभजोत सिंह मोदी मुर्दाबाद लिख रहे हैं। इरफान खान डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद लिख रहे हैं। बिल्कुल अमलेंदु जी डिस्कनेक्ट हो गए। ये दिक्कत आ रही है दोस्तों अभी कुछ दिनों से, खासकर अमलेंदु जी के साथ में। ये चेक करना पड़ेगा, अलग अलग जगह से अब फिर से अमलेंदु जी आ गए हैं। लेकिन भारत जी आपसे पहले फिर अमलेंदु जी के पास ही आना चाहूँगा, शायद जुड़े रहेंगे। श्याम उरांव जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं ओदी को चुल्ली भर पानी में डूब जाना चाहिए। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं कल चुनाव आयोग चेंज हो रहा है, सुशील चंद्रा कितना निष्पक्ष होंगे। जी चुनाव आयोग में जो चुनाव के आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा वो अब रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पर सुशील चंद्रा आ रहे हैं। अब सुशील चंद्रा कितने निरपेक्ष होंगे ये देखना होगा, आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब अगर ये सवाल उठ रहा है कि वो कितने निरपेक्ष होंगे तो सचमुच ये बड़ा सवाल तो है ही। अगर अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जो बात रख रहे थे उस बात को आगे बढ़ाइए और सीधे फिर से क्या डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद फिर से।
लेकिन अमलेंदु जी आपको करेक्ट करें, टेक्निकल प्रॉब्लम जो है उसको दूर करें। भारत जी आपके पास आना चाह रहा हूं फिर से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं। 8 चरणों में मतदान पश्चिम बंगाल का करवाना कितना उचित है, इसे यही से शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम लोग बात देख रहे हैं, कर रहे हैं, खासकर चौथे चरण में जो कुछ हुआ उस पर, और उसके बाद एक और बयान SC ST को लेकर के जो आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले 8 चरणों में चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाना कितना उचित देखते हैं आप? कई चुनाव कवर कर चुके हैं, जबकि तमिलनाडु देखिए वहां पे 1 चरण में मतदान, पुदुचेरी में 1 चरण में मतदान, फिर केरल में 1 चरण में मतदान, और यही PM हमारे और इस देश के जो सरकार है वो कहती है 1 राष्ट्र 1 मतदान होना चाहिए। तो 1 राष्ट्र 1 मतदान तो दूर की बात है, आप एक राज्य में 8 चरणों में मतदान करवा रहे हैं, उसके बाद चरणबद्ध ढंग से अगर हिंसा भी होने लगे तो क्या कहेंगे ओवरऑल? तो सबसे पहला सवाल यही है भारत जी, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्या 8 चरणों में मतदान आप उचित मानते हैं? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरा इलेक्शन जो है ये 3 या 4 चरणों में इसको खत्म किया जा सकता था। और खासकर इस समय जो कोरोना का जो महामारी चल रही है, देखिए कोरोना को लेकर बड़ा साफ यह है कि कोरोना खत्म हुआ नहीं था। कोरोना की जांच खत्म हो गई थी, इन लोगों ने जांचें बंद करा दी थी और ये केवल डेटा का मैनिपुलेशन करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है ना। तो जब आपको पता था और जब पूरे देश में सेकंड स्ट्रेन आ रहा था, इसका सेकंड फेज आ रहा था कोरोना का, तो हमारे देश में नहीं आएगा ये कैसे तय था? तो इसलिए इस पूरी जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए भी इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था इस इलेक्शन को। इस इलेक्शन को मैक्सिमम आप 2 या 3 चरण में या 4 चरण में मैक्सिमम, आपको और भी ज्यादा अगर ये लगता है कि नहीं आपको हिंसा रोकनी है और वो सब है तो आप 4 चरण से ज्यादा इसको नहीं खींचना चाहिए था। लेकिन 8 चरण में निश्चित तौर पर ये इस समय वो असल में फिर वही बात होगी, बार बार बातें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता है ना। क्योंकि इस समय बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाओं की जो भूमिका है वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। हम लोग एक तरीके से इमरजेंसी के काल में प्रवेश कर चुके हैं और पूरा एक ऑफिस जो है PMO वो पूरा तय करता है कि आखिर क्या होना है। तो सारे के सारा कुछ वही होता है। आपको अगर याद हो, प्रधानमंत्री ने इस इलेक्शन को घोषित होने के 1 महीने पहले ही बता दिया था कि बंगाल का चुनाव कब होने वाला है। एक भाषण में उन्होंने इसका जिक्र किया था बंगाल के चुनाव का। तो अगर प्रधानमंत्री अगर भाषणों में चुनाव का जिक्र करने लगे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा जो है, और अभी भी जिस तरीके का कैंपेन हो रहा है या जिस तरीके की परमिशन दी जा रही है ना। अब आप देखिए अभी जो दमोह मध्य प्रदेश में, दमोह में जहाँ चुनाव चल रहा है, दमोह को छोड़ के पूरे प्रदेश के अंदर आपने लॉकडाउन कर दिया है, नाइट लॉकडाउन जो नाइट कर्फ्यू जो कहला रहा है। और उसको लेकर WHO ने ऑब्जेक्शन किया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पूरे मध्य प्रदेश के सारे जिलों में आप वो कर रहे हैं केवल एक जिले को छोड़कर, और वहां अपील की जा रही है ये। और आप देखिए वहां ये कहा जा रहा है कि हम कोरोना से नहीं डरते हैं, हम तो वोट डालने के लिए निकलेंगे। तो एक तरफ आप पूरे प्रदेश में लोगों को ये कह रहे हैं कि आप घर के अंदर रहिए, और वहां पुलिस वालों को डंडा पकड़ा के आपने खड़ा कर दिया है ना। तो कुल मिला के जो देश का जो पूरा जो माहौल है इस समय, जो बीमारी जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से स्प्रेड हो रही है, उसको देखते हुए भी ये नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब जो कर दिया है और जो पूरा जिस तरीके का कैंपेन चल रहा है, इन सब को अब आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? क्योंकि कहीं कोई देखने वाला तो है नहीं। आप बैठ के, हम और आप बैठ के दुखी होते रहे कि प्रधानमंत्री ने आज ये भाषण दिया, वो भाषण दिया, तो बस ठीक है, हम सारे लोग बैठ के दुखी होते रहे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हो रहा। अब देखिए इसका जवाब तो मुझे लगता है जनता ही दे सकती है। जनता जब इनको चुनाव हराना शुरू करेगी तब थोड़ा सा हो सकता है कि इन लोगों के दिमाग ठिकाने आए, है ना। लेकिन उसमें एक और ये भी शर्त है कि कांग्रेस के लोग ना बिकें। असम के में तो अभी उन्होंने कैंडिडेट ही राजस्थान में शिफ्ट कर दिया। उनको ये लग रहा है कि हम जीत जाएंगे कांग्रेस और सरकार बना सकती है, तो अब उन्होंने अपने कैंडिडेट को ही शिफ्ट कर दिया है। और बंगाल में भी आप देखिए अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी TMC को सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके पीछे भी कारण यही है कि अगर नहीं करेंगे तो या तो TMC खरीद लेगी या बीजेपी खरीद लेगी। पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट सारे विधायक सारे उन्होंने मर्ज कर ही ली थी पूरी की पूरी लगभग पार्टी। तो ये कुल मिला के जो है वो
ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश बड़ा होता है, ये बात बीजेपी को समझना चाहिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि अभी जो हालात जो हरियाणा के अंदर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं कि बीजेपी के लोग गांव-गांव में नहीं घुस पा रहे, वो स्थितियां पूरे देश में बनने वाली हैं, ये ऐसा लगता है। दो बातें आ रही हैं अमलेंदु जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। दो बातें आ रही हैं अमलेंदु जी भारत शर्मा जी की बातों से। पहली बात ये कि संस्थाएं जिस प्रकार ध्वस्त हो रही हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे और भी हो, संस्थाएं जिस प्रकार ध्वस्त होती जा रही हैं भारत की, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें, अगर चाहे चुनाव करवाना हो या और भी कुछ हो, जैसा कहा भी जाने लगा है कि आप जीतिए या हारिए, आप जीतेंगे या हारेंगे, सरकार तो आपकी ही बनेगी। यानी ये बीजेपी की बात होती है, बीजेपी के बारे में इस प्रकार का मतलब एक मीम्स बनने लगे हैं, जुमले गढ़े जाने लगे हैं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, सरकार तो मैं ही बनाऊंगा। तो इसका मतलब है कि संस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। दूसरी तरफ एक भरोसा उठता है, आता है, भरोसा उठता नहीं है, भरोसा बनता है कि जनता अगर चाह ले तो वो जिता सकती है। और उसके कई उदाहरण भी इस देश में हैं। छत्तीसगढ़ उसका उदाहरण है, पंजाब उसका उदाहरण है, उसका उदाहरण अगर देखें तो राजस्थान है, उसका उदाहरण अगर देखें तो झारखंड है, उसका उदाहरण देखें तो मोरलेस अगर आज महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में है तो वो है, या दक्षिण भारत के कई राज्य हैं, वहां ऐसे उदाहरण भी है जहां जनता ने चाहा तो वहां सरकार बीजेपी की नहीं बनी, और जिनकी भी सरकार जनता ने बनाना चाहा बन गई सरकार। तो ये दो बातें। तीसरी बात अब अगर हम पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती रही हैं पिछले 2 साल से अमलेंदु जी, वैसे में यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी तो एन केन प्रकार सरकार बनाना चाह रही है, और उसे लगता है कि इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीजेपी का एक बहुत ही एक जो क्या काल कहेंगे, बिल्कुल ही स्वर्ण काल और उससे भी ज्यादा ऊपर डायमंड और जो भी काल कह लें वो काल चल रहा है बीजेपी के लिए। ऐसे में आप चलिए, अच्छी बात है कि आपके लिए एक अच्छा काल चल रहा हो, अच्छा समय चल रहा हो, लेकिन आप जब सारी संस्थाओं को ध्वस्त कर देते हैं, सब कुछ खत्म करके अपनी मुट्ठी में सब कुछ रख लेते हैं, तो धीरे धीरे भरोसा भी टूटता है। और जैसा भारत जी बोल रहे हैं कि जनता ही बाद में सबक सिखाएगी। लेकिन अब आते हैं हम पश्चिम बंगाल पे। इन सारी तमाम बातों को अगर आप जोड़ करके देखिए, पश्चिम बंगाल की आज की स्थिति 4 चरणों के मतदान के बाद जब कहा जा रहा है अलग अलग बातें अलग अलग ढंग से, और किसी भी ढंग से किसी भी स्थिति में बीजेपी चाहती है कि हमारी सरकार वहां बने, और इस बात को लगातार फ्लोट करवा रही है। चाहे प्रशांत किशोर का जो मामला है, जो पिछले दिनों जो उनका एक टेप लीक हुआ है उसको लेकर के भी, चाहे उसके अलावा ममता बनर्जी पर वार पलटवार करके, चाहे आज जैसे एससी को लेकर के सुजाता मंडल खान का जो एक उनका जो बयान आया, आपको पता ही होगा कि उन्होंने कहा कि जो खासकर में बयान भिखारी स्वभाव से होते हैं या अभाव से, पश्चिम बंगाल में एससी स्वभाव से भिखारी हैं। ये इनका सेंटेंस है अमलेंदु जी। इसके बाद आज प्रधानमंत्री जी जो हैं वो आज एससी एसटी को लेकर के और एक मौका मिला है, ये कहने का मतलब उनका मकसद यही था कि इन लोगों को नहीं जाना चाहिए था बीजेपी की तरफ, मतलब एससी एसटी को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन एससी एसटी उधर जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें आ रही हैं, गलतियां दोनों साइड से हो रही हैं, गलतियां करवाई भी जाती हैं, सब कुछ है। लेकिन साथ साथ सवाल यही उठता है अमलेंदु जी कि आखिर इस चुनाव में, जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने भारत शर्मा जी से भी किया था, कि इस चुनाव को अब आप किस ओर जाते हुए, आधा चुनाव बीत चुका है, किस ओर जाते हुए देख रहे हैं, और क्या कुछ देखना बाकी रह गया है यहाँ पे? देखिए, बहुत कुछ तो हम लोगों ने इस चुनाव में देख लिया कि क्या स्थिति है और चुनाव अब किधर जा रहा है कुल मिलाकर के, और थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी बाकी इस चुनाव में देख लिया जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, बोलिए जी। तो मैं यही कह रहा था कि मतलब जो बहुत कुछ हम लोगों ने इस चुनाव में देख लिया अब तक, और जो बचा है वो इस चुनाव में बाकी और देख लिया जाएगा।
संस्थाएं ध्वस्त करने का जहां तक सवाल है, तो ये सरकार जो है लगातार संस्थाओं को ध्वस्त करने पर टिकी हुई है और चल रही है। लगातार संस्थाओं को एक तरीके से कहा जाए ध्वस्त कर रही है कुल मिलाकर के। और ये कोई नया काम नहीं है इसका, इस सरकार का ये नया काम नहीं है और ये लगातार जो संस्थाओं को ध्वस्त कर रही है। मतलब इससे याद है और क्या होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जो हैं वो जनता के बीच जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें क्या और कहें कि डेमोक्रेसी जो है वो रिस्क पे है और लोकतंत्र खतरे में है और हम जनता की अदालत में न्याय मांगने के लिए आए हैं, और फिर उन्हीं में से एक जज को जो है आप जाके राज्यसभा भेज दें, तो इसका मतलब कि आप इस बात पे मोहर लगा देते हैं कि वास्तव में डेमोक्रेसी जो है वो रिस्क पे है। मतलब कोई आपने जो है संस्थान ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें आपने झगड़े ना कराए हों। ये पहली बार हुआ कि सीबीआई को जो है केंद्रीय बल जो है वो जाकर के सीबीआई के दफ्तर को घेर ले जाकर के, ये भी 70 सालों में पहली बार हुआ। बहुत कुछ जो है 70 सालों में पहली बार जो है हो रहा है और ये भी जो है सब उसी तरफ जा रहा है। जहां तक देखने के सवाल है तो प्रधानमंत्री जिस तरीके की लगातार भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुल मिला के अच्छी चीज नहीं है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो है फिर जो है इस बार ध्यान देना चाहिए अपनी भाषा पे, अपनी कार्यप्रणाली पे, अपनी शैली पे, कि चुनाव जीतना आपका सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए। आप जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, आप अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अब देश के प्रधानमंत्री की तरीके से ही आप जो है बिहेव कीजिए, उसी तरीके से रिएक्ट कीजिए। समस्या ये है प्रधानमंत्री के साथ कि अभी तक ये समझ ही नहीं पाए हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अभी भी जो है वो एक छोटे से हिस्से के भारतीय जनता पार्टी के संघ परिवार के अपने को प्रधान स्वयंसेवक समझते हैं। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो है वो अपनी गरिमा जो है उसको पहचानना चाहिए। प्रधानमंत्री को जो पद हासिल हुआ है वो समझना चाहिए। जाने कितने स्वयंसेवक आते हैं और चले जाते हैं और आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जो है वो बड़ी मुश्किल से बना करते हैं लोग। पूरी जिंदगी जो है लोगों की निकल जाती है राजनीति में पैर घिसकते और प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं। हमने लोगों को देखा है किस तरीके से लोग जो है पूरी जीवन जो है खर्च करके और राजनीति से विदा हो जाते हैं और प्रधानमंत्री छोड़िए सांसद नहीं बन पाते हैं। ये तो प्रधानमंत्री का सौभाग्य है कि मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं और पहली बार में ही सांसद बनते हैं और पहली बार में ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये भी 70 साल एक तरीके से देखा जाए तो हो रहा है। तो प्रधानमंत्री को जो इन सारी चीजों का मुझे लगता है कि संज्ञान लेना चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आप इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त मत करिए। भारतीय जनता पार्टी आज है कल चली जाएगी। भाई जनसंघ भी तो था, पहले खत्म हो गया ना जनसंघ। जनसंघ जो है वो देश जनसंघ मुक्त भारत बन गया ना, तो इसी तरीके से एक दिन भाजपा मुक्त भारत भी बन जाएगा। जैसे जनसंघ मुक्त भारत बना इसी तरीके से भाजपा मुक्त भारत भी बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री इस चीज को समझे, लेकिन भारत रहेगा। भारत रहेगा तो प्रधानमंत्री इस बात को समझे कि भारत जो है वो आपकी पार्टी से और आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत बड़ा है और देश जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। देश और राष्ट्र जो है यानी देश जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए और यही बात कह रहे हैं। लेकिन जो SC ST वाली बात मैं कह रहा था, शायद उस सवाल पे उसके जवाब पे आप नहीं आए अमलेंदु जी। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जी। अमलेंदु जी बताइए। हाँ देखिए, जो SC ST को लेकर के जो मतलब कहा जा रहा है और आपने भी कहा कि भाई दोनों तरफ से जो है जबान दराजियां हो रही हैं और ये जबान दराजियां कभी कभी खुद ब खुद हो जाती हैं, कभी प्रोवोक करने से होती है और कभी कभी अपने लोग वहां घुसा जाते हैं, उनसे करवाई जाती हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के बड़े नेता ने आरक्षण को लेकर के बयान दिया, मतलब 2 बड़े नेताओं ने आरक्षण को लेकर के बयान दिया। तो वो कांग्रेस की लाइन नहीं थी लेकिन बयान दिया गया। तो इसी तरीके से और भी लोगों से जो है इस तरीके से बयान दिलवाए जा सकते हैं और ये दिया जा सकते हैं। जहां तक भारतीय जनता सवाल है, मतलब तो आप देखिए कुल मिलाकर करके रोहित वेमुला की जो एक तरीके से कहा संस्थानिक हत्या थी, वो हत्या नहीं थी, उस पर इतना दबाव। इंस्टीट्यूशंस में SC ST को लेकर के क्या है, आपने SC ST छात्रों की जो छात्रवृत्ति थी उसको रोक दिया इस सरकार ने, उस पर पैसा कम कर दिया कुल मिलाकर के सब मिला के। बड़ी मुश्किल से जो है वो SC ST एक्ट में संशोधन होना था वो जाके हुआ, उसमें जो बंद बुलाया गया उस पर तमाम लोगों पे जो है FIR हुए, मुकदमे कायम हुए, सब कुछ हुआ। अभी तक वो मुकदमे वापस नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कुल मिलाकर के। तो आप SC ST के साथ क्या कर रहे हैं इसको देखना चाहिए कुल मिलाकर, और आपकी नीति क्या है। मतलब मुझे क्या प्रधानमंत्री ने बंच ऑफ थॉट्स नहीं पढ़ी है या वी आवर क्या है वो नेशनहुड डिफाइंड नहीं पढ़ी है, मतलब
गोलवलकर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है प्रधानमंत्री वी आर आवर नेशन? हाँ, तो प्रति को पहले जो पढ़ना चाहिए मुझे लगता है कि गोलवलकर जी को, जिसका वो अपने को प्रधान स्वयंसेवक समझते हैं, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की SC/ST को लेकर क्या राय है, मनुस्मृति पे क्या राय है, SC मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के, तो ये प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री को SC/ST के बहुत बड़े शक हो, ऐसा भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो रोज जो है, मतलब ये आंकड़े हैं कि सीवर में जो है रोज जो है सफाई कर्मचारी मरते हैं इस सरकार में। ये सब आ रहे सरकारी आंकड़े, मतलब हम लोगों के आंकड़े नहीं है कुल मिलाकर के। तो आप जो है क्या भलाई कर रहे हैं, मतलब सिर्फ कुंभ में जाकर के आप सफाई कर्मचारी के पैर धो ले तो उससे आप सफाई, मतलब आप SC/ST के समर्थक नहीं होगा, उनके हितैषी नहीं होगा कुल मिलाकर के। तो ये स्थिति जो है ये लोगों को भी सोचना चाहिए, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का SC/ST के साथ क्या रवैया है और क्या नीति है, ये सब होना चाहिए। लेकिन बात यही है कि चूंकि हमारी जनता की भी जो है वो बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। समस्या जो है वो ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समस्या ये भी है कि जनता जो है वो क्या सोच रही है, जनता क्या कर रही है कुल मिलाकर के। तो जनता जो है उसकी भी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसका फायदा लोग उठाते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी उठाती है, दूसरे लोग भी उठाते हैं, सब मिलाकर उठाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि मतलब डॉक्टर अम्बेडकर की छुट्टी को जिस समाजवादी पार्टी ने जो था कह दिया था कि साहब ये तो फिजूल खर्ची है, मतलब एक तरीके से की बात, अब वो दलित दिवाली मनाएंगे। मतलब मायावती की मूर्ति जो है सपा का कार्यकर्ता अखिलेश यादव की सरकार में जाके तोड़ रहा है, और वो दलित दिवाली मनाएंगे। तो ये सब जगह हो रहा है, मतलब लोगों को चूंकि जनता की शॉर्ट टर्म मेमोरी है और जनता उसको ध्यान नहीं रखती कि आपने पहले क्या किया है, तो उसका फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा रही है। ये जनता के ऊपर निर्भर कि वो पुरानी बातों को अच्छी तरीके से ध्यान रखे, और ये ध्यान रखे कि किसकी नीतियां कुल मिलाकर के क्या है। भारत जी, एक तरफ जैसे अमलेंदु जी बता रहे हैं कि ठीक है SC/ST और तमाम जो भी है गुना भाग, ये सारी तमाम बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है, थोड़ा ये समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एक ये समुदाय, हम लोग देख रहे हैं खासकर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें भी कहा गया कि दलितों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी की ओर चला गया, और वही अब कोशिश इनकी है कि यहाँ भी, यानी कि पश्चिम बंगाल में भी इस समुदाय का बड़ा वर्ग बीजेपी के समर्थन में आ जाए। और अभी ये दावे के साथ कहते भी हैं, और जो भी खबरें आती हैं इसी ढंग से आ रही हैं बीजेपी खेमे से, कि दलितों का एक बड़ा वर्ग हमारे साथ आ चुका है। क्या कारण है कि ये वर्ग काफी ज्यादा भरोसा करने लगा है बीजेपी पे? देखिए, दो तीन तरीके की इसमें चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां और बंगाल की परिस्थितियां, दोनों में अंतर है। उत्तर प्रदेश में खासकर मायावती के डोमिनेशन के बाद जो जाटव जो कम्युनिटी है वो ताकतवर, वो राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गई, और उसका रिएक्शन जो दूसरे दलित कम्युनिटी के ऊपर है वो उनके ऊपर पड़ा, और वो वहां पर नए तरीके के लीडर उभरे जिनको बीजेपी ने प्रश्रय दिया, और बाद में उनके साथ एक तरीके का हम राजूकर टाइप जो पॉलिटिशियन है जिनके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया। तो अगर हम उनकी बात करेंगे, या फिर बुंदेलखंड में देखते हैं कि उन्होंने जाटवों के अगेंस्ट जो है वो दूसरी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स खड़े किए और उसके बाद उन्होंने जितवाया। तो एक तो जो उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां हैं वो शुद्ध रूप से जातिगत जो आधार है, जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है वो उसकी वजह से है ना। तो ये इसलिए वो बीजेपी के साथ दलितों का एक हिस्सा चला गया। बंगाल में जो चीज है वो मुझे लगता है कि अभी उस तरीके का वहां पर भी डिवीजन नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम जो लोग हैं ये खेत मजदूर है, या इनको जो छोटे कास्ट के किसान हैं ये, तो अभी बीजेपी ये दावे कर रही है, लेकिन ये दावे कितने सही हैं मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके बाद हमको ये बात इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। आज की तारीख में ये एनालिसिस करना कि नहीं वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, या प्रधानमंत्री अगर श्रीलंका जाकर अगर वहां पर अगर वो करके आते हैं, वो बांग्लादेश जाकर अगर वहां अगर किसी मंदिर में माथा टेक कर आते हैं और उससे सोचते हैं कि पूरी कम्युनिटी मेरे को वोट कर देगी, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि उनके उनके इशू जो है, देखिए बंगाल की बात यह है कि बंगाल में आप जिस भी कम्युनिटी की बात करते हैं वो कम्युनिटी, चूंकि वहां पर पिछले लंबे समय से आर्थिक मुद्दों पर राजनीति होती रही है। वो चाहे आप अगर चाय बागान के मजदूरों की बात करेंगे तो वो वेजेस की बात करते हुए आपको दिखाई देंगे, आप अगर किसानों की बात करते देखेंगे तो वो अपने इश्यूज की बात करते हुए दिखाई देंगे, मजदूर अपने इश्यूज की। तो वहां के जो चुनाव है, मुझे लगता है कि आज तक बीजेपी वहां पर इसलिए फिट नहीं हो पाई क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स और बंगाल की पॉलिटिक्स दोनों में बेसिक अंतर है। बंगाल की पॉलिटिक्स इश्यूज के ऊपर होती है और ये जो पॉलिटिक्स है, इनकी पॉलिटिक्स वो इमोशनल इश्यूज के ऊपर होती है। तो दोनों चीजों में बेसिक अंतर है, तो इसी वजह से ये अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता, ये कोशिश है भले ही करें कि उसको हम कास्ट के आधार पर ब्रेक कर देंगे, लेकिन वहां पर इस तरीके की फीलिंग्स नहीं है। देखिए ये कास्ट का कहाँ होती है, कास्ट वहां होती है जहां आपके अंदर श्रेष्ठता का भाव होता है ना। तो ये वो जो श्रेष्ठता का भाव है वो बंगाल कम्युनिटी के अंदर वो उस तरीके का है। जैसे आप देखेंगे तो बंगाल में जो भद्र मानुष है वो एक श्रेष्ठता है, लेकिन आप उसको इंटरकास्ट अगर आप वो बात करें श्रेष्ठता वाली, तो वो मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर नहीं है। इसलिए बंगाल के अंदर कास्टिज्म का बहुत ज्यादा जोर नहीं है, अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है ना। क्योंकि वामपंथियों ने कुछ और किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने अनटचेबिलिटी या सोशल जस्टिस जैसी जो तमाम जो काम है उसको उन्होंने काफी काम किया है ना। तीसरी चीज ये भी है, मैं फिर वही कहूंगा कि जब आरक्षण खत्म हो रहे हैं, जब जॉब्स खत्म हो रहे हैं, तो हम ये क्यों मान के चलते हैं कि वो कम्युनिटी इसको नहीं समझती है। भाई वो लोग एजुकेशन लेवल जो है, हम अगर उत्तर प्रदेश की तुलना में देखेंगे तो बंगाल का काफी बेहतर है और बंगाल के स्टूडेंट्स काफी बाहर निकल के पढ़ भी रहे हैं। तो वो लोग जानते हैं कि आखिर आरक्षण और इसकी क्या स्थिति है। तो या जो इन्होंने जो स्कॉलरशिप वगैरह जो खत्म की बीजेपी शासन में, जिसको लेकर हम लोगों ने देखा था कि पूरे जेएनयू और वहां के स्टूडेंट्स लंबे समय तक वहां धरना प्रदर्शन करते रहे थे। तो ये जो आंदोलन है, आप ये नहीं कह सकते कि इसकी छाप बंगाल में नहीं है, या बंगाल में आप पूरा जो स्टूडेंट मूवमेंट है उसको आप कास्ट के हिसाब से नहीं डिवाइड कर सकते कि वो दलित है तो वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। या तो वो जो अब एजुकेशन का इशू जो है वहां पर वो सबके लिए सेम है। तो लंबे समय से अगर हम ये देख रहे हैं कि कॉलेजों में बैकलॉग की भर्ती नहीं की गई है, या जो स्टूडेंट्स हैं जो दलित और ये उनकी भर्ती नहीं हो रही है ना, या आपने पीएचडी और एमफिल में आपने उनके लिए सीट्स कम कर दी हैं, है ना। तो ये इनका कोई असर इलेक्शन पर नहीं होगा, ये मुझे नहीं लगता, है ना। तो इसलिए ये कह देना कि नहीं वो टूट के चले गए हैं, और प्रधानमंत्री के इस तरीके के भाषण दे देने का, देखिए अगर भाषण से ही अगर कुछ होता है तो सबसे ज्यादा भाषण वीर और सबसे ज्यादा बेइज्जती करने वाले अगर कोई नेता है तो वो बीजेपी के नेता है। ये हर किसी की बेइज्जतियां करते हैं और जिस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के लिए या दलितों के लिए या आदिवासियों के लिए, है ना, आप अगर उसको अगर देखेंगे तो वो फिर मुझे लगता है कि फिर तो बीजेपी को किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए। अगर केवल भाषा ही अगर उसके आधार पर अगर ये तय होगा कि दलित किसको वोट करेगा। जी बिल्कुल, यहाँ मैं एक चीज और बोलना बहुत चाहूंगा। सारी बातें बहुत ही लेकिन अमलेंदु जी कुछ आप कह रहे हैं। हाँ, मैं भारत जी की बात में ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि यूपी की भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, शायद मधु उपाध्याय या क्या नाम था, उनका भी एक जो था वो बयान आया था कि संविधान की वजह से जो है इन लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं और जो गले में जो थे वो हांगी लटकाए घूमते थे, आज वो जो है हमारे बराबरी पर बैठे, इस तरीके का कुछ बयान था, काफी चर्चा में रहा था। उसके बाद फिर शायद उन्होंने माफी भी मांगी थी। तो ये बयानबाजी मतलब देखिए जो असली जो दिल के अंदर छिपी चीज है वो इन लोगों की निकल के आ जाती है कहीं ना कहीं से कुल मिला करके। तो ये मतलब कितने हैं और क्या है ये। सबसे दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक बीजेपी के लीडर्स करते हैं, वो चाहे आप मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा करते हैं। उत्तर प्रदेश और मायावती को लेकर के जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल की गई उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से सब कुछ किया गया, ये कौन लोग थे करने वाले। मायावती के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और जिसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, आपने उसकी पत्नी को मंत्री बना दिया इनाम में। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को मंत्री बनाया ना उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने, बिल्कुल, जो बंगाल को उत्तर प्रदेश बनाने गए हैं।
ऐसी बंगाल को उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा? बहुत कुछ है और चुनाव अभी पश्चिम बंगाल का आधा ही बीता है दोस्तों, अभी आधा चुनाव बाकी है, बहुत कुछ वहां होना बाकी है। इरफान खान लिख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी को भी पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया। असलम चिश्ती लिख रहे हैं फिर बढ़े तेलों के दाम जिंदाबाद, ये सियासत के गुलाम जिंदाबाद जिंदाबाद। नसीम खान लिख रहे हैं भाजपा समाज में नफरत फैलाने को ही सामाजिक कार्य मानती है। मोहम्मद एहतेशाम लिखते हैं कि बीजेपी SC/ST का दावा करने का कारण है ईवीएम से जीतना है तो लोगों को अपने साथ नहीं दिखाएंगे तो ईवीएम से वोट चोरी कैसे करेंगे। तौसीफ खान है ओके जी बाय TC टाटा लिख रहे हैं जो भी। कौशल कुमार मीना हमारे साथ बने हुए हैं, शिक्षा ही बीजेपी के दुश्मन हैं लिख रहे हैं। क्लियर द विंड का कहना है PVC। अब्दुल हमीद अल्बर्ट एक्का निर्मलजीत सिंह शेखों ब्रिगेडियर मियाजी नाम याद नहीं है 1948 में मिला। इरफान जुड़े हुए हैं ही जो लिखते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि दलित समुदाय बीजेपी को वोट दे सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। असलम चिश्ती का कहना है कि प्यार की राह पे हरेक को लाया जाए, फर्क हिंदू और मुसलमान को मिटाया जाए, जिसमें उगते हों मोहब्बत के हजारों पौधे उस गुलिस्तां को उजड़ने से बचाया जाए। बहुत खूब। इसके अलावा शादाब आलम हैं जो हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना चाहती थी, इसलिए मुसलमानों के 4 लोगों को मरवाया। बीजेपी बंगाल के जनता समझ गई है। कौशल जुड़े हुए हैं, क्लियर द विंड जुड़े हुए हैं, कई तमाम साथी, नसीम खान, असलम चिश्ती लगातार बने हुए हमारे साथ, इसके शहीद बने हुए हैं, तब बद्री विशाल हमारे साथ बने हुए हैं जो लिख रहे हैं कि नेताओं का भगवान जानता है फैसला, भगवान जानता है फैसला होगा, देर ही है अंधेर नहीं। PM सीमा पार कर चुके हैं, जनता सजा जरूर देगी, गिराना उठाना दोनों जानती है। जनता की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं तमाम साथी जो हैं, अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद अंसारी, अक्कर बक्कर बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल कर भागा लिख रहे हैं। सीमा खातून गुड इवनिंग कह रही हैं। इस्लाम अली, भाजपा अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों का स्वागत करती है। प्राउड टू बी एन इंडियन का लिखना है। दलित आर नॉट यूनाइटेड इन बंगाल, दलित्स आर वोटिंग फॉर बीजेपी, दे फॉरगेट हाथरस केस। इसी पे बात कर रहे थे हम लोग अभी। बिल्कुल। मोहम्मद मसरूर लव फ्रॉम लखनऊ लिख रहे हैं। सुमन पांडे लिख रहे हैं सर रेगुलर लाइव नहीं होता, एवरीडे लाइव कीजिए इलेक्शन रिजल्ट तक। सुमन पांडे जी बस रविवार को लाइव नहीं करता हूं, उस दिन मेरा घूमता हुआ वायना प्रोग्राम रहता है, लेकिन आने वाले समय में उसको भी शुरू कर दूंगा। मतलब 7 दिन लाइव करेंगे और खासकर चुनाव तक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खासकर 2 मई को रिजल्ट है, उस दिन सुबह 6 बजे से हम लोग आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे और इस पे चर्चा लगातार करते रहेंगे। फरमान अहमद हमारे साथ बने हुए जो कह रहे हैं गुड न्यूज़ सर। तो हम तमाम साथी हमारे साथ बने रहे। हम लोग इस कार्यक्रम में दोस्तों खासकर पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, खासकर चौथे चरण में जो हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर के और उसके बाद की रणनीतियां क्या चल रही हैं और आने वाले 4 चरणों में मतदान किस करवट जाएगा उस पर चर्चा, बहुत सारी बातें। लेकिन इस बीच कोरोना महामारी का कहर बढ़ता जा रहा है, उस पर आप सबको ध्यान देने की जरूरत है। और जो खबर आई है पश्चिम बंगाल से, जो खबर आई है तमिलनाडु से, जो खबर आई है केरल से और जो खबर असम और पुदुचेरी से आ रही है वो भी भयावह है। भयावह कोरोना को लेकर के है, जहां पे कहा जा रहा है कि चुनाव के समय अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण जो दूरियां बरतनी चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये सारी बातें होती थी, ये बातें अब वहां दिखाई नहीं दे रही हैं अभी भी। लेकिन कोरोना में के कारण जो पेशेंट हैं उनकी संख्या हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है। तो खैर आज चर्चा को यहीं विराम देंगे दोस्तों, और कल लाइव देखने के लिए आंखें तरस गई कह रहे हैं असलम चिश्ती जी। असलम चिश्ती जी कल फिर हमारे साथ जुड़िए 6:30 बजे और
हैदर नाइस दादा अली भी हमारे साथ गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं। अमरदीन खान हमारे साथ डीवी लाइव गुड चैनल अच्छा है लिख रहे हैं। मोहम्मद सज्जाद शेख वेरी गुड लिख रहे हैं। एफर अख्तर प्यार से हर लड़ाई जीता जा सकता है लिख रहे हैं। सीमा खातून सर चुनाव से कोरोना डरता है लिख रहे हैं। मोहम्मद मुनाजिर अंसारी गुड सर लिख रहे हैं। तो दोस्तों अब विदा का वक्त आ गया है, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहे अमलेंदु जी और भारत जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने चर्चा के लिए वक्त निकाला। कल शाम 6:30 बजे फिर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक दोस्तों देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।